अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरजू काज़मी और आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। हमें जी आज जॉइन किया है कर्नल डैनी ने। आप सब जानते हैं सर को, हम टीवी पे भी देखते रहते हैं और उनका जो है कहना चाहिए आर्टिकल्स भी पढ़ते रहते हैं इनफैक्ट कुछ न्यूज़पेपर्स में। बहुत शुक्रिया सर कि आज आपने ज्वाइन किया। थैंक यू आरजू जी, थैंक यू थैंक यू सो फॉर मच। इनवाइटिंग वंस अगेन, थैंक यू। तो सर आजकल यूक्रेन और रशिया का आप जानते हैं किस तरह से क्या कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है और बहुत ज्यादा इशू जो है बढ़ता जा रहा है। वैसे तो आई डोंट नो क्यों, लेकिन हमारे प्राइम मिनिस्टर भी वहां से एक विजिट करके आ गए हैं। मुझे नहीं पता कि उस टाइम उनके जाने से झगड़ा बढ़ गया है या पहले से ही था। लेकिन सर क्या आप समझते हैं कि ये सब कुछ, ये इस तरह की सिचुएशन क्यों क्रिएट हुई, कैसे हैंडल होगी? और साथ ही इसमें ये भी ऐड कर लीजिए कि इन्होंने इंडिया से भी रिक्वेस्ट की है यूक्रेन ने इस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए। तो इस पूरी सिचुएशन को आप कैसे देखते हैं? देखिए आरजू जी, ये सबसे पहले जो आपका क्वेश्चन है कि ये क्यों हुआ। अगर हम देखें तो इसको सिर्फ ये एक दिन में या 2 दिन में जो मसला है वैसे नहीं हुआ है। ये कई साल से हो रहा है और इसका थोड़ा सा हिस्ट्री भी देखना पड़ेगा। और यहाँ पर जो 3 मुख्य जो प्लेयर्स हैं इसमें, रशिया, यूक्रेन और जो नेटो, जिसमें यूएस, ये यूरोपियन यूनियन संघ को मैं नेटो मानता हूँ, तो नेटो लेड बाय यूएस, इन तीनों का भाग इसका इसके अंदर रोल है और स्पेसिफिक रोल्स हैं जिसकी वजह से आज ये हालत हुई है। हर एक का अपना अपना गलतियां हैं और हर एक की गलतियों की वजह से आज जो यूक्रेन की जो जनता है, वहां पर जो आवाम है और पूरी दुनिया को आज इस तरह से एक टेंस्ड माहौल में खड़ा करके रखा हुआ है। तो क्यों हुआ ये आपको हम सबको पता है कि जब 1991 में जब सोवियत यूनियन का जब तोड़ा गया यूएसएसआर, तो तब एक एग्रीमेंट उस टाइम के जो रशियन लीडर थे और उनके और वेस्ट के साथ में ये एक तय हुआ था कि आप जो अपना नाटो का एक्सपेंशन है वो रशिया की तरफ नहीं करेंगे या उसको उस तरफ नहीं करेंगे करके एक एग्रीमेंट किया गया था। बट लेकिन उसके बाद से तब नाटो में सिर्फ 16 कंट्रीज होते थे। आज की तारीख में नेटो में 30 कंट्री हो गए हैं। तो ये 14 कंट्रीज जितने भी बाद में शामिल हुए हैं, ये सब एक एक टाइम पे सोवियत यूनियन के भाग होते थे। तो धीरे धीरे करते 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 अब रशिया रशिया का जो बॉर्डर है वहां तक नेटो पहुंच गया है। तो अब जब ये नेटो वहां तक पहुंच गया तो इसका मतलब है वहां मिसाइल्स भी लगेंगे। तो रशिया को जितना रिएक्शन टाइम है उतना कम होते जाएगा और रशिया को जो अपनी सिक्योरिटी के बारे में उतना ज्यादा कंसर्न होते रहेगा। तो रशिया कई सालों से ये बोले जा रहा था कि आप इनको इतने नजदीक मत आइए। पोलैंड में भी जब इन्होंने अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया था ऐसे मिसाइल्स का, तब भी इन्होंने बोला था कि मत कीजिए, ये हमारे लिए अच्छा नहीं होगा और आगे वाले टाइम में भी अच्छा, लेकिन इन्होंने बात नहीं सुनी। तो यूक्रेन को भी एक ओपन ओपन इनविटेशन था कि आप नेटो में आ सकते हैं इस तरह से करके। तो यूक्रेन भी चाहता था कि नेटो की तरफ जाएं, लेकिन रशिया ने बिल्कुल कहा कि हम नहीं मानेंगे यूक्रेन को नेटो में ज्वाइन करने के लिए, क्योंकि अगर यूक्रेन ज्वाइन किया इसका मतलब बिल्कुल अब तो हमारे बिल्कुल जो बोलते हैं ना, जो घर के जो दरवाजा है, दरवाजे के आगे आगे खड़े हो गए, तो उस तरह से हालात रशिया के लिए होगा। तो 2014 में जब क्रीमिया में इसी तरह से रशिया ने एक ऑपरेशन करके उस एरिया को उन्होंने कब्जा कर लिया था। तो उसी टाइम पे कुछ जो इंसर्जेंट्स या रेबल ग्रुप को उन्होंने डॉनबास एरिया, जो कि ईस्टर्न यूक्रेन एरिया है, वहां पर रशिया ने इन्होंने उनको प्रोपोगेट किया था। तो वो एरिया तब से रशियन कंट्रोल में तो नहीं, बट रशिया काफी इन्फ्लुएंस उसमें है, क्योंकि ये जो जितने भी इंसर्जेंट रेबल ग्रुप है यूक्रेन के अंदर ही, वो रशिया कंट्रोल करता था। तो ये हालात थी। लेकिन यूक्रेन में क्या हुआ कि यूक्रेन का भी 2 भाग, एक भाग जो कि वेस्टर्न यूरोप, वेस्टर्न यूक्रेन है, वो चाहता था कि वो यूरोपियन यूनियन और नाटो के साथ में ज्वाइन करे। वहां पर रशिया का इन्फ्लुएंस कम है। जो ईस्टर्न यूक्रेन है, जो कि रशिया के साथ में लगा हुआ है, जहां ये डॉनबास एरिया भी आता है, वहां पर लोगों का रशिया के साथ में एक कल्चरल लिंकेज भी है। तो वो चाहते थे कि वो रशिया के साथ में हो। तो ये एक आपस में अंदर एक यूक्रेन के अंदर भी ये क्लैश है। तो यहां पर जो रशियन प्रेसिडेंट है जेलेंस्की, उन्होंने क्या किया, वो उन्होंने नाटो के साथ में ज्यादा एक्सरसाइजेस ये सब करना शुरू हुआ। पिछले साल यूक्रेन के अंदर एयर एक्सरसाइज में यूक्रेन ने भी भाग लिया, जो कि नेटो के साथ में हुआ था। तो ये सब चीजें पुतिन जो रशियन प्रेसिडेंट है उनको बिल्कुल ही पसंद नहीं आ रहा था और उन्होंने बार बार वो वार्निंग दे रहे थे कि आप ये मत कीजिए, नहीं तो हमें कदम उठाने पड़ेंगे, लेकिन इनकी बात कोई नहीं सुना। और यूएस और नेटो की जहां तक बात है, वो
यूक्रेन को उकसा रहे थे, नहीं आप कोई बात नहीं, हम आपके साथ हैं, आप अगर आप चाहें तो हम आ सकते हैं। ना उन्होंने पूरी तरह से नाटो में उनको अंदर आने दिया, और ना उनको कहा गया कि भाई अभी आप आ नहीं सकते हैं। तो उन्होंने बीच में लटका कर रखा, ताकि यूक्रेन को ऐसा लग रहा था हमेशा कि अब नाटो हमारे सपोर्ट करेगा। और इसी में रशिया ने पिछले 1 साल से अपने आर्मी को उन्होंने बॉर्डर्स में पूरे भेज दिए, तो मोबिलाइजेशन हुआ। तो तब भी पूरे दुनिया यही मानता रहा कि एक्सरसाइज चलते रहे। सिर्फ यूएस के प्रेसिडेंट जो बाइडेन है वो बोलते रहे कि अब रशिया जो है अटैक करने वाला है, लेकिन बाकी किसी ने बोला नहीं था कि भाई रशिया जो है अटैक करेगा। तो इसके बाद उन्होंने क्या किया, रशिया ने, पुतिन ने बार बार बोलता रहा कि आप नाटो में मत ज्वाइन कीजिए, हमें एक एश्योरेंस चाहिए कि आप नाटो में नहीं ज्वाइन करेंगे, तब जाके हम वापस जाएंगे, लेकिन ये एश्योरेंस किसी ने नहीं दिया। और उसके बाद व्लादिमीर पुतिन ने ये जो डॉनबास एरिया के जो इलाके हैं वहां पर 2 इंडिपेंडेंट कंट्री का घोषित कर दिया। तो बात अगर वहां तक भी रुकता तो कोई प्रॉब्लम नहीं था, वहां पर उन्होंने अपना पीस कीपिंग के नाम पे कुछ फोर्सेस भी भेजे, वहां तक भी बात रुकता तो कोई प्रॉब्लम नहीं था। लेकिन सबको सरप्राइज करते हुए रशिया ने तीनों जगह से, मतलब नॉर्थ और जो यूक्रेन के जो ईस्ट है और नीचे जो साउथ जो सी के वहां से, इन्होंने अपना अटैक करना शुरू कर दिया, जो पिछले 3 दिन से चल रहा है। और उस 3 दिन में उन्होंने क्लियर 3 उनके ऑब्जेक्टिव्स जो बताए हैं व्लादिमीर पुतिन ने। एक उन्होंने बोला कि डीमिलिटराइजेशन, जिसका मतलब जितने भी यूक्रेन के आर्मी है उसको डिस्ट्रॉय करेंगे। और एक जो डीनासिफिकेशन बोलते हैं, जिसको ये वो मानते हैं कि वो जो नासी वाला जो चीज है वो वापस यूक्रेन में आए, तो उसको हम खत्म करना चाहते हैं। उसका मतलब सिर्फ ये है कि वो जो है रजीम चेंज या जो लीडर है उसको चेंज करना चाहते हैं। और तीसरा वो बोल रहे हैं कि हम यूक्रेन के लोग जो चाहते हैं हम वही वो करेंगे। ये उनका स्टेटमेंट है। लेकिन अभी तक जितना हमने देखा है, हालात ये है कि जितने भी इंपॉर्टेंट टाउन्स हैं, चाहे वो कारगिव हो, चाहे वो कीव हो, चाहे ओडेसा हो, चाहे लीविव हो, वहां सभी एरिया में अटैक्स हो रहे हैं। और आने वाले दिनों में ये शहर को कैप्चर करने की तरफ रशिया बढ़ सकता है। कीव खास तौर पे कैप्चर करना जरूरी है, बिकॉज वहां पर जो कैपिटल है और वहीं पर जो इनका प्रेसिडेंट और ये लोग सब वहीं पर हैं। अगर उसको कैप्चर हो गया तो फिर जाके पूरा यूक्रेन उनके कंट्रोल में आ सकता है। लेकिन ये इतने आसानी से नहीं होने वाला, क्योंकि हमें पता है कि जब एक लड़ाई एयर से और मिसाइल से अलग बात होती है, लेकिन ग्राउंड पे जब एक शहर के अंदर घुसते हैं तो वहां पर हालात टोटली डिफरेंट होता है। तो मेरे ख्याल से जो आने वाले 48 या 96 आवर्स में कई ज्यादा कैजुअलिटीज होने की भी संभावना है। और जैसे बोलते हैं कि अगर कोई गलत डिसीजन किसी ने उठा लिया तो ये फैल भी सकता है। कोई एक नाटो कंट्री पे भी अगर अटैक हो गया तो ये बाकी कंट्री भी उसमें शामिल हो। आज के तारीख में नाटो या यूएस ने कोई भी सहायता देने से मना किया है यूक्रेन को ऑन ग्राउंड, क्योंकि वो बोलते हैं कि ये तो हमारा नाटो में आता नहीं है, तो इसलिए उन्होंने कोई सहायता नहीं दी। लेकिन अगर बाय द वे कोई मिसाइल लेफ्ट राइट कहीं चला गया तो उसमें फिर हम कुछ नहीं कह सकते कि किस तरह से जाएंगे। तो अब अभी की हालत यह है कि रशिया और चाइना एक तरफ है, वेस्ट पूरा एक तरफ है, और इंडिया जैसा कंट्री जो है वो बिल्कुल न्यूट्रल, बोलते हैं हम दोनों तरफ नहीं है, हम न्यूट्रल है। तो ये है हालत आरजू जी। लेकिन सर एक चीज मुझे और बताइए कि जिस वक्त इमरान खान साहब जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं वो रशिया गए, उस टाइम पे वॉर डिक्लेयर कर दी गई थी कि जी हम लड़ रहे, तो ये इतना रिलैक्स कैसे नजर आ रहे थे रशियन गवर्नमेंट के? एक तरफ जो है वो वर्ल्ड लीडर्स जो है उनसे भी मिल रहे हैं और दूसरी साइड पे ये सब कुछ हो रहा है, और साथ साथ अभी जैसे मैंने कहा कि यूक्रेन ने जो है वो रिक्वेस्ट की है इंडिया से, तो क्या इंडिया कोई रोल प्ले करेगा इस सारी सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए? जी, आपका पहला क्वेश्चन का देखिए, ये एक क्लासिकल मैं तो मानता हूँ एक डिसेप्शन प्लान था रशिया का। रशिया ने इंक्लूडिंग जो वर्ड्स उन्होंने यूज किए, उन्होंने ये नहीं कहा कि भाई हम यूक्रेन के साथ में युद्ध के लिए जा रहे हैं, या हम उनको अटैक करेंगे, या हम उनको सबक सिखाएंगे, या ऐसा कुछ नहीं। उन्होंने सिर्फ बोला कि हम एक स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशंस कर रहे हैं। दिस इज द वर्ड्स ही यूज्ड, व्लादिमीर पुतिन, स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशंस। उन्होंने, नहीं तो क्या होता कि युद्ध जंग का ऐलान हो गया, ये सब चीजें हम जो बोलते हैं वैसे नहीं है। उन्होंने स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशंस का नंबर एक। नंबर 2, उनको क्लियर पता था कौन से तारीख में वो जाएंगे। जैसे आज 26 तारीख है, तो 23 की सुबह वो लोग गए थे और उसी 24 के आसपास इमरान खान भी वहीं पर थे। तो उनको क्लियर पता था कि इमरान खान कब आ रहा है और कब की डेट है। तो ये एक नॉर्मल सी दिखाने के लिए भी मुझे लगता है कि इमरान खान को यूज किया गया है कि एक नहीं तो अमूमन क्या होता है कि कोई स्टेट लीडर कभी किसी कंट्री में जाता है तो ना तो उस कंट्री पे अटैक होता है या ना वो कंट्री किसी को अटैक करता है। लेकिन जब इमरान खान वहां गए और ये प्लान था,
तो मैं ये मानता हूँ कि ये डिसेप्शन का एक क्लासिकल एग्जांपल है कि भाई हम तो नॉर्मल है, हमें तो कुछ पता मतलब वो रशिया का यही था कि एवरीथिंग इज नॉर्मल, हम तो मतलब कोई लड़ाई वड़ाई नहीं कर रहे, हम तो एक स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशंस कर रहे हैं, आप फिक्र मत करो टाइप। देखो हमारे यहाँ तो इमरान खान भी आए हैं, और इमरान खान को भी नहीं पता था, वो वहां जाकर उन्होंने बोला कि आई एम वेरी एक्साइटेड अबाउट इट करके। तो बेचारे ही वाज जस्ट ही प्लेड इनटू इट, आई मीन दैट्स व्हाट आई कैन से दैट अदरवाइज इन नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस कोई भी स्टेट हेड जब किसी कंट्री में होता है तो दैट रेस्पेक्ट इज गिवन, यू नो, उस टाइम पे ना अटैक होता है और ना नहीं तो उस कंट्री के साथ भी वो थोड़ा सा लगता है कि इट इज अ डिसरेस्पेक्ट कि भाई यू नो किसी कंट्री में है और उसी टाइम पे वहां अटैक हो, तो दैट इज नॉट करेक्ट। सो दिस इज एक्चुअली क्लासिकल डिसेप्शन एट प्ले, बहुत अच्छा सा डिसेप्शन, और रशियंस हमेशा मानते हैं, करते भी आए हैं वो। तो मुझे लगता है कि इमरान खान अननोइंगली उन्होंने एक अच्छा रोल प्ले करके वापस आ गए। जहां तक आपका दूसरा सवाल है, इंडिया क्या रोल प्ले करेगा, अब यहाँ पे भी एक बहुत इंटरेस्टिंग सा चीज ये है कि आज की तारीख में नेटो और यूएस, नेटो मतलब इंक्लूडिंग यूएस और यूरोपियन यूनियन, सभी ने क्लियर कहा कि भाई हम रशिया से बात नहीं करेंगे। तो जब तक कोई बात नहीं करेगा तो ये जंग कैसे खत्म होगा, नंबर एक प्रॉब्लम। दूसरी चीज, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने, उन्होंने व्लादिमीर पुतिन से बात किया है, जो यूक्रेन प्रेसिडेंट है उन्होंने भी प्राइम मिनिस्टर मोदी से बात किया है। अब दोनों ऐसा देश है जो भारत के साथ में बात कर रहे हैं। इसके अलावा एक कंट्री है चाइना, जो कि किसी से बात नहीं किया है, लेकिन मैं ये मानता हूं कि अगर ऐसा स्थिति है कि लड़ाई को बंद करने में एक कोई ना कोई एक लीड रोल प्ले करे कि भाई कम से कम बैठ तो सो, बात तो कर लो, तो उसमें भारत का एक रोल हो सकता है, क्योंकि भारत एक ऐसा देश है जहां पर नाटो और या यूएस का जो लेड एक वेस्ट का तरफ से भी एक है कि भाई यू नो इंडिया कैन टेक अ न्यूट्रल स्टैंड। यूक्रेन और रशिया के अंदर भी एक है कि उनके इंटरेस्ट कैन बी लुक्ड आफ्टर, क्योंकि अगर चाइना करता है तो वेस्ट और ये लोग मानेंगे नहीं। तो मेरे ख्याल से एक रोल जरूर इंडिया को प्ले कर सकते हैं, वो इट डिपेंड्स अपॉन किस तरह का डेवलपमेंट होगा, किस तरह से व्लादिमीर पुतिन की तरफ से किस तरह से यू नो वो ये जंग को बंद करने के जो जिस तरह से ऑब्जेक्टिव्स अगर हासिल कर लेते हैं या वो उनको लॉसेस अगर होते हैं, कब होगा। लेकिन अगर एक ऐसा अपॉर्चुनिटी आता है तो मेरे समझ में इंडिया कैन प्ले अ रोल इन ब्रिंगिंग देम टुगेदर, एटलीस्ट कि भाई आप बात कर लो उस तरह से। उसके बाद देन ऑफ कोर्स बाकी कंट्रीज भी आकर कर सकते हैं, लेकिन तो ये कॉमन फैक्टर जरूर है, जबकि दोनों देश भारत से बात कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल से इसकी वजह से इंडिया कैन डेफिनेटली प्ले अ रोल। लेकिन सर ये भी कहा जा रहा है कि ये वॉर बढ़ भी सकती है और बाकी दूसरी यूरोपियन कंट्रीज तक भी जा सकती है। क्या आप एग्री करेंगे इस बात से कि ऐसा हो सकता है? जी अर्जुन जी, मैं ये जरूर कहूंगा कि हम रूल आउट नहीं कर सकते आज की तारीख में कुछ। जैसे जैसे कहा कि किसी ने नहीं सोचा था कि रशिया इस तरह का अटैक करेगा वर्ल्ड वॉर 2 की तरह, जब वर्ल्ड वॉर 2 में जैसे होता था कि टैंक्स को रोल कर दिया, यू नो, सभी को, अब वो कीव की तरफ बढ़ रहे हैं वहां पर। आज का रशियन रिपोर्ट ये था कि उन्होंने 821 मिलिट्री टारगेट्स को टारगेट किया, मतलब मिलिट्री इंस्टॉलेशंस को टारगेट किया करके अब अभी तक रशिया ने टारगेट किया। तो ये सब चीजें वर्ल्ड वॉर 2 के बाद हमने कहीं सुना नहीं था। ऑफकोर्स अफगानिस्तान और उस एरिया में वो अलग लड़ाई थी, वो एक यू नो टेररिस्ट रिलेटेड लड़ाई। यहाँ पर एक क्लासिकल दो कंट्रीज के बीच में इस तरह का जो मूवमेंट और ये सब चीजें कभी नहीं था, और वो भी रशिया जैसे एक इतना पावरफुल कंट्री। तो जैसे मैं कह रहा था कि ये बहुत कंफ्यूजन ऑन ग्राउंड भी आ रहे हैं, वहां से जो रिपोर्ट्स आ रहे हैं, कोई कभी यूक्रेन बोलता है कि हमने कोई जहाज को मार दिया, कभी कोई बोलता है कि हमने किसी जापानीज जहाज को यू नो शिप को उड़ा दिया। तो ये सब रिपोर्ट्स आ रहे हैं। तो मेरा ये है कि अगर मान लो गलती से कोई मिसाइल यूक्रेन की जगह कोई और कंट्री की तरफ चला गया, या किसी और न्यूट्रल कंट्री की तरफ, या कोई उस तरह का कैजुअलिटीज हो, चाहे वो सी में हो चाहे लैंड में हो, या कोई एयरक्राफ्ट के ऊपर चला गया, तो किस तरह से रिएक्शन होगा हम बता नहीं सकते। ये वॉर का हमेशा ये रहा है कि जब ट्रूप्स क्लोज प्रॉक्सिमिटी रहता है तो किस तरह से वो आगे बढ़ेगा कोई नहीं बता सकता। तो खतरा जरूर है कि इसको और भी आग लग सकती है बाहर की तरफ भी, बट एज ऑफ नाउ आज की तारीख में मुझे लगता है कि रशिया पूरी तरह से कोशिश यही करेगा कि यूक्रेन तक ही सीमित रखे। लेकिन बहुत सारे ऐसे फोर्सेस है, इंक्लूडिंग बहुत सारे ऐसे फोर्सेस होंगे जो कि चाहेंगे कि किसी तरह से इसको और बढ़ाया जाए ताकि रशिया को बैकफुट पे किया जाए। लेकिन सर साथ साथ एक चीज और भी लोग कह रहे हैं कि अमेरिका काफी कमजोर नजर आ रहा है इस सब सिचुएशन में। अमेरिका उतना स्ट्रांगली
बिहेव नहीं कर रहा, कंट्रोल नहीं कर रहा, बात नहीं कर रहा। आपको लगता है कि अमेरिका थोड़ा वीक हो गया इस सारी सिचुएशन में, जी, रशिया को बिल्कुल। लेकर स्पेशली? मुझे लगता है कि अफ़गानिस्तान के जो विथड्रॉल के बाद हुँ, जो बाइडेन ने जिस तरह से विथड्रॉल किया था अफ़गानिस्तान, तो उस टाइम पे भी उनकी बहुत आलोचना हुई थी। दुनिया भर के लोगों ने पूछा था, ये क्या तरीका होता है? आप एक कंट्री में गए और वहाँ पर आपने लोगों को पूरा ट्रेन वेन क क किया और एक दिन मतलब बिना कोई सोचे-समझे विथड्रॉल था वो। अब वो बात अलग है कि लोग बोल रहे हैं कि वो 10 साल से हम प्लानिंग कर रहे हैं, वो सब ठीक है, लेकिन जिस हालात में अफ़गानिस्तान को छोड़ा, आई डोंट थिंक वो एक रिस्पॉन्सिबल या एक वो ठीक तरीके से नहीं छोड़ा, ये सभी मानते हैं। तो उस तब से लेकर जो बाइडेन के ऊपर काफ़ी प्रेशर था कि वो अपना जो इमेज है उसको ठीक करे और साथ ही चाइना के साथ में इनका प्रॉब्लम इंडो पैसिफिक में बहुत सा टाइम से चल ही रहा है। तो जब ये रशिया का प्रॉब्लम और आया तो यूएस चाहती थी कि एक बार फिर अपना जो सुपर पावर वाली जो स्टेटस को एक रीइंस्टेट करने के लिए इसको एक मौका की तरह यूज़ करना चाहते थे वो। और जिसकी वजह से मुझे लगता है कि जो बाइडेन खास तौर पे बहुत टाइम से ये बोल रहा था कि रशिया अटैक करेगी 16 फरवरी को अटैक करने वाला है इस तरह से कर लेकिन कह तो रहे थे कि अटैक करेंगे लेकिन उसके लिए रोकने के लिए क्या किया आपने आपने कुछ नहीं किया आप तो ये पुतिन से बात करने के लिए भी मना कर दिया अगर आपको पता था कि वो अटैक करने वाले हैं तो क्यों नहीं आपने कम से कम अगर ये स्टेटमेंट देते हैं ओके फाइन यूक्रेन को अभी हम नेटो में जो लेने की बात है वो अभी हम डिसाइड नहीं करेंगे आगे सोचेंगे अगर इतना भी स्टेटमेंट देते तो मेरे ख्याल से रशिया को एक वो मिल जाता ठीक है somebody has taken note of it लेकिन उन्होंने कुछ भी नहीं बोला ना उन्होंने बोला कि भाई वो तो बोलते नहीं नहीं हम तो लेंगे यूक्रेन को हमारे पास नेटो में आने का पूरा है तो ये तो ओपन आप रशिया को इंस्टिगेट कर रहे हो उसके बाद जब रशिया ने मोबिलाइज किया तब भी आपने कुछ नहीं किया और पूरे टाइम आप यूक्रेन को ये बताते रहे कि हम आपके साथ में हैं कल परसों आपने देखा होगा जो प्रेसिडेंट किस तरह से ओपनली बोल रहा था कि आज मैं अकेला हूं मेरे साथ कोई लड़ाई करने वाला नहीं है ये उन्होंने ओपन स्टेटमेंट है वो तो अगर उनको कभी लगा होगा कि यूएस और जो बाकी जो नेटो कंट्रीज हैं वो साथ में होंगे तो एक तरफ आपने बोला और दूसरी तरफ आपने उनका साथ नहीं दिया तो ये चीज से मैं देखता हूँ सिस्टमैटिकली यूएस का लीडरशिप का एक फेलियर है और ये आने वाले दिनों में उनके लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा क्योंकि खासतौर पर चाइना जैसा देश है वो देख रहा है ये सब चीजें तो ये जो कॉन्सिक्वेंशियल चेंजेस जिसको बोलते हैं जिसकी वजह से जो चेंजेस आने वाले हैं वो इससे भी ज्यादा भयानक होगी लेकिन सर साथ-साथ आपने अफ़गानिस्तान की बात की, तो अफ़गानिस्तान के जो तालिबान हैं, कुछ लोग शायद उनको भूल गए हैं अब इस सारी सिचुएशन में, लेकिन उनका भी स्टेटमेंट आया है कि इस तरह की लड़ाइयाँ नहीं होनी चाहिए और रीजन में पीस होना चाहिए। तो इस सब में क्या आप समझ रहे हैं कि अफ़गानिस्तान का इश्यू कहीं पीछे चला गया है? बहुत ये आपका बात ठीक है कि कहीं न कहीं इस पूरे मसले में अफ़गानिस्तान का जो इश्यू था वो पीछे चला गया, कोई शक नहीं उसमें और लेकिन उसमें ये मैं ये मानता हूँ कि दुःख की बात ये है कि वहाँ पर जो अफ़गान के जो लोग हैं, वो इस टाइम पे हाइलाइट होने वाले टाइम था उनका। उनका बहुत बड़ा बुरा हाल है वहाँ पर, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं, ह्यूमैनिटेरियन प्रॉब्लम्स हैं और जब उनकी बात हाइलाइट होने वाला टाइम था, तब ये पूरा क्राइसिस ने उनको हाईजैक कर लिया और मेरे ख्याल से अब बहुत टाइम तक जब तक कि अगर अफ़गानिस्तान में कुछ ज़्यादा ही कुछ काम इतना ज़्यादा मतलब कुछ ज़्यादा हो उस तरह का कि पूरा ग्लोबल अटेंशन वहाँ मिले, नहीं तो तब तक मुझे लगता है कि फोकस अब रशिया और इन्हीं में रहेगा और अनफॉर्चुनेट पार्ट ये है कि जो अफ़गान के जो लोग हैं, उनको सुनने वाला या उनकी जो प्रॉब्लम्स पूरी दुनिया तक लेकर आने के लिए वो जो मौका है वो मेरे ख्याल से निकल गया है। बिल्कुल ठीक, लेकिन सर हम उम्मीद करते हैं कि ये सिचुएशन जल्दी हैंडल हो जाए ताकि मज़ीद इस तरह की तबाही हम ना देखें या लोग जिस तरह से परेशान हो रहे हैं उनकी जिस तरह से वीडियोज़ आ रही हैं जो वहाँ पे लोग रहते हैं यूक्रेन में और दूसरी जगह, तो साथ-साथ इस तरह के दावे भी आ रहे हैं, कभी वो कहते हैं हमने ये एरिया कैप्चर कर लिया, कभी वो, लेकिन ये कि कुछ ना कुछ उसका सॉल्यूशन निकल आए पीसफुली। बहुत शुक्रिया सर कि आज आपने थैंक यू। जॉइन किया। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू आरज़ू जी। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू।